नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ। मैंने आपको ये बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये किस नेचर का होता है। तो आपको पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। जो लोग मेरे इस YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं उनसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सभी लोग जो है पहले मेरे द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे वीडियोस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हैं उनको अच्छी तरीके से देखें और ये समझें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। देखिए, आज क्या है कि हम सभी लोग ये समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम फार्मूले को कैसे डेरिवेट करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होती है कि अगर हम सभी लोग, आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, हमेशा याद रखिएगा वो फॉर्मूला होगा V इज इक्वल 1/4πε0 K, Q बाई क्या होगा R। हमें यही फॉर्मूला क्या करना है, डिराइव करना है। और इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारे पास दो मेथड है, जिनमें से जो पहला आपके पास मेथड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जो दूसरा आपके पास मेथड होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, शॉर्टकट में है। मैं दोनों के दोनों मेथड्स को आपको यहाँ बताऊँगा। हाँ, पहले मेथड को अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो बोल सकते हैं मैथमेटिकल मेथड, ठीक है। और दूसरे मेथड को अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो उसे आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन मेथड। अब वहाँ जब इंटीग्रेशन मेथड की बात की जा रही है तो इसका मतलब वहाँ इंटीग्रेशन का रोल हो रहा होगा, ठीक। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, पहले मेथड को अगर हम नाम दें तो क्या नाम दे सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड। और सेकंड वाला जो आपके पास होता है उसे हम सभी लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन मेथड। ये दोनों मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप दोनों मेथड से इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर सकते हैं, जिनमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड बताऊँगा। यह वीडियो लगभग आप मान के चलिए 25 या 30 मिनट का बनने वाला है। आप स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखिएगा तो आपको ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला डेरिवेट करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोनों मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको दोनों अच्छे समझ में आ जाए तो एक एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड डेरिवेशन बहुत आते हैं। देखिए, कैसे करना है हमको डेरिवेशन। जैसे आपके पास पहला मेथड कौन सा है, मैथमेटिकल मेथड है। इसके लिए आपको मैं जो जो तरीका बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, जैसे जैसे बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है, हम सभी लोग को पता होना चाहिए कि ये जो पोटेंशियल वर्ड होता है इसका मतलब सीधा किससे होता है, वर्क से होता है। और हमें पता है कि वर्क से रिलेटेड दो फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ये फार्मूला सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन अब मैं उस बात को बताने वाला हूं जो शायद किसी को पता होगा। ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला केवल तो केवल वैलिड होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे, ये जो फार्मूला आपके पास वर्क का है ये केवल तो केवल वैलिड होता है कांस्टेंट फोर्स के लिए। और हम सभी लोग पहले मेथड्स को पढ़ने चल रहे हैं, तो पहले मेथड्स के अकॉर्डिंग जब आप पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे तो आप इसी फोर्स को इसी वर्क के अकॉर्डिंग आप डेरिवेट करेंगे। अब इस वर्क के अकॉर्डिंग डेरिवेट करने का मतलब क्या है कि माइंड मेकअप कर लो कि हमें एक कांस्टेंट फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 11th की फिजिक्स ये सिखाती है कि सच टाइप ऑफ फार्मूला इज ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे चल के बहुत सारी बातें होंगी। देखिए, इसका आपको मैं एक छोटा सा फिगर बता रहा हूँ और आप उस फिगर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं उस फिगर में ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डेरिवेट करेंगे। देखिए, बड़ी बात क्या होती है
जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ इसको ओ। ओ एक टाइप का क्या है, छोटा सा पॉइंट है। अब इस छोटे से पॉइंट पे मैंने क्या किया है, एक चार्ज को सेटल किया है, एक पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया है, सेटल किया है। रेस्ट कंडीशन में है क्योंकि अभी भी हमारी स्टडी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। चार्ज रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ इस पॉइंट पे एक चार्ज क्या किया गया है, रखा गया है। अब आपको पता है कि अगर कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैं इस चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं मान के चलता हूं कि यहाँ इस रेंज तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने एक रेंज आपको बता दिया है, इस रेंज तक उसका क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब ये वाली जो रेंज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी रेंज कहलाएगी, इनफाइनाइट रेंज कहलाएगी। कौन सी रेंज कहलाएगी, इनफाइनाइट रेंज। अब आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे ही इस चार्ज से हम इसकी तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फील्ड की स्ट्रेंथ घटती जाती है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए फॉर्मूले को कैसे डेरिवेट करना है, क्या कॉन्सेप्ट होना है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब डेफिनेशन बताया था तो मैंने आपसे यही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक जगह से अगर दूसरे जगह ले जाना है तो वहाँ पे वर्क कन्फर्म है, या तो फील्ड वर्क कर रहा होगा या आप वर्क कर रहे होंगे। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क होगा जिससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, और अगर वर्क जो है फील्ड कर रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ये सारी बातों को मैंने बताया है, आज उन्हीं को थोड़ा सा यूज करना है। देखिए कैसे करना है। इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक छोटा सा पॉइंट मान के चल रहा हूँ। वो पॉइंट आपके पास यहाँ पे P है, जो इस पॉइंट से आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ डिस्टेंस पे मैंने रखा है। अब वो डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए R डिस्टेंस है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास चार्ज है, इस चार्ज से R डिस्टेंस पर एक छोटा सा पॉइंट P है जहाँ पे मैं एक टेस्टर चार्ज रखूँगा। अब आपको मैं टेस्टर चार्ज की अगर बात करूं तो टेस्टर चार्ज आपका मतलब क्या होता है। देखिए टेस्टर चार्ज का मतलब होता है कि एक लिटिल चार्ज, एक छोटा सा चार्ज, एक ऐसा छोटा सा चार्ज जिसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेग्लिजिबल है। मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन किसी और के इलेक्ट्रिक फील्ड से वो इफेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब अगर हम टेस्टर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप बोलेंगे बहुत कम रहता है, इतना कम रहता है कि वो किसी और के फील्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सभी फील्ड उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक टेस्टर चार्ज Q0 रखे हैं P पॉइंट पे, तो 100% इस चार्ज की वजह से इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं टेस्टर चार्ज किस नेचर का, क्योंकि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। मैंने ये चार्ज पॉजिटिव लिया है, अगर आप पॉजिटिव टेस्टर चार्ज लेंगे तो रिपल्सन होगा जिसकी वजह से यहाँ से ये इस तरफ जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चलो मान कर चलते हैं यहाँ पे जो टेस्टर चार्ज है वो नेगेटिव टेस्टर चार्ज है। अच्छा बताओ, जब नेगेटिव टेस्टर चार्ज आप मान कर चलेंगे तो इस Q0 को ये चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो हम सभी लोग बोलेंगे कि इसी फील्ड में देखो ये चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन इसको ले जाने में फील्ड वर्क कर रहा है, मेरा अभी कोई रोल नहीं है। बात समझ में। और इस सिचुएशन में जो वर्क होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना आया आपको। चलिए ठीक है, लेकिन आपको जो करना है वर्क तो मुझे करना है, क्योंकि मैं जो वर्क करूंगा उसी से मेरा प्लस पॉइंट है, उसी से मेरा सब कुछ है। तो इसलिए काम किया गया कि अगर आपको मैं कहूं कि इस P पॉइंट से इनफाइनाइट तक आपको इस चार्ज को ले जाना है, P पॉइंट से इनफाइनाइट तक आपको इस चार्ज को ले जाना है, और मैं आपसे पूछता हूं क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? सोच के बताइए। आपको लग रहा है कि ये चार्ज आपका अट्रैक्ट है किसकी वजह से,
इस चार्ज की वजह से, क्योंकि मैंने कौन सा चार्ज माना है, नेगेटिव चार्ज। अट्रैक्शन होगा, नीचे खींचा होगा, लेकिन मेरे ले जाने का डायरेक्शन क्या है जरा देखो, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब जब मैं इस चार्ज को इस पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाना चाहूँगा तो मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करूँगा, वर्क करूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करूँगा, वर्क करूँगा। अब मुझे उसी वर्क को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल का मतलब ही किससे होता है, वर्क से होता है। अब वही वर्क मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा। तो अब आप जरा समझिए, अब जो स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ उसे देखिए। बात ये है कि ये पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है ना, अगर आप देखो पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस बहुत क्या है, बड़ी है। अब इस बड़ी डिस्टेंस में वर्क को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब वो वर्क को कैलकुलेट करना क्यों मुश्किल होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ये इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग रेंज में है, कि शायद हम इस फॉर्मूले से यूज करके डायरेक्ट वर्कों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप उम्मीद मत तोड़िए, आपको एक जुगाड़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ इस पी पॉइंट से इनफाइनाइट तक आप वर्क कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूले से करेंगे। बशर्ते आपको करना क्या होगा, ये जो एक लॉन्ग रेंज एक वजह बन गई थी, हम इसी को छोटे छोटे रेंज में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आपको याद हो, ऐसा कहा जाता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहे तो उसे छोटा छोटा करके सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम एक ही बार में अगर कहें वर्क कैलकुलेट करें, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हमारे पास फॉर्मूला यही है, इसी से करना है। तो ऐसा सोचा गया कि मैं इसी वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में कैलकुलेट करूं, यानी इस पूरी बड़ी रेंज को हम कई छोटे छोटे पार्ट में अगर हम बांट दें और हर एक पार्ट में वर्क को कैलकुलेट कर लें और फिर लास्ट में जाके सभी को जोड़ दें, बात एक ही हो गई। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उन सारी बातों को थोड़ा आप समझिएगा। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और बोलूँगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं क्यों मजबूर हो गया छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। वो बात मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा देखना। मान लीजिए जो छोटे छोटे ये टुकड़े किए गए हैं, उन टुकड़ों में से एक पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूँ P1, एक पॉइंट मान लीजिए P2। ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट्स बता सकते हैं। मान लीजिए ये P इनफाइनाइट, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। एक ये आपके पास छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है। मैंने यहाँ 3 पार्ट करके बनाया है, आप बहुत सारे पार्ट करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हज़ारों पार्ट बना लीजिए। हर एक पार्ट में जो वर्क कैलकुलेट करना है वो एक ही जैसे फिनोमिनस होगा। मैं एक ही पार्ट का वर्क कैलकुलेट कराऊंगा, बाकियों का भी वैसा ही होगा। थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए P1 के लिए अगर हम देखें इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी? क्या वो R के बराबर होगी? नहीं। क्या वो R से ज़्यादा होगी? जी हाँ। तो वो जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को हम सभी लोग नाम दे देते हैं R1। क्या नाम दे देते हैं? R1। इस तरह से यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? R2। अब आप बताइए यहाँ पे जो डिस्टेंस आपके पास मिलेगी उसे हम सभी लोग क्या नाम दे सकते हैं? इनफाइनाइट बोलें या R इनफाइनाइट बोलें? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर आपसे मैं छोटी सी बात और कर लूँ, P और P1 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? तो ज़रा बताइए। ये R1 माइनस R हो गई। R1 माइनस क्या हो गई? R हो गई। अगर मैं यहाँ पे पूछूं ये डिस्टेंस, तो R2 माइनस क्या हो गई? R1। ये डिस्टेंस R इनफाइनाइट माइनस क्या हो गई? R2। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में टोटल देखिए कितनी टाइप की डिस्टेंस है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। तो आप देखेंगे एक डिस्टेंस R है, एक डिस्टेंस R1 है और एक डिस्टेंस R1 माइनस R है। इस 2 पॉइंट के बीच में देखो एक डिस्टेंस R1 है, एक R2 है और एक R2 माइनस R1 है। इन 2 पॉइंट के बीच में देखो एक R2 है, एक R इनफाइनाइट है, यहाँ R इनफाइनाइट माइनस R2 है।
हर एक देख रहे होंगे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में 3 डिस्टेंस आ रही है। अब उस तीनों डिस्टेंस में देखेंगे एक सबसे लीस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे कम डिस्टेंस होगी, और हमें पता है लीस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कम वाली डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका मतलब जो ये r1 माइनस आर है या r2 माइनस r1 है या r इनफाइनाइट माइनस r2 है, ये सभी चीजें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बात मेरी समझ में? तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का मैटर क्लियर हो गया। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए दो ही चीजों का कैलकुलेशन जरूरी है, एक फोर्स का और एक किसका, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का मैटर तो मैंने क्लियर कर दिया है, फोर्स का मैटर मैं क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा देखना। फोर्स के मैटर में कुछ प्रॉब्लम आई, जैसे यहीं से मैं पूरा एक्सप्लेन करना चालू कर देता हूं। जैसे मैं आपसे एक ही चीज कहूं कि जो फोर्स है आप P पॉइंट पे देखना कितना होगा, P1 पे क्या होगा, P2 पे क्या होगा, P इनफाइनाइट पे क्या होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं फोर्स एट P, मतलब P पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, अगर मैं इसके बारे में आपसे कहूं तो आप लिखेंगे Fp इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज पहला Q है, दूसरा Q0 है, बाई डिस्टेंस देखिए R है तो r² आप लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर हम सभी लोग इसी तरह से फोर्स एट P1 देखेंगे तो हम सभी लोग क्या लिखेंगे, Fp1 इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q0 बाई r1²। मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स को आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में? हर एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स को आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंदी होता चला जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप किन्हीं दो पॉइंट के बीच में फोर्स कैलकुलेट करो, किन्हीं दो पॉइंट के बीच में आप वर्क कैलकुलेट करो, ऐसे ही अगले में होता जाएगा। स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, लेंदी ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए दो चीज़ कैलकुलेट कर लिए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बताओ क्या R और R1 एक दूसरे के इक्वल है? नहीं। तो जब R और R1 एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो Fp भी Fp1 के इक्वल नहीं होगा। यानी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ अलग अलग पॉइंट पे फोर्स जो होगा अलग अलग लगेगा, और हमें पता है कि ये जो फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल होता है केवल किसके लिए, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब यहाँ बड़ी समस्या आ गई कि यहाँ तो देखो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स जो है वो अलग अलग है, और इसका मतलब वेरिएबल फोर्स है, पर हमें किस फोर्स की ज़रूरत है, कांस्टेंट फोर्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ये सोचता है कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कहा था कि हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं। अब बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाने का मतलब है कि हम अगर देखें तो R और R1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी R जो है वो अप्रॉक्सीमेटली R1 के क्या होगा, बराबर होगा। ये केवल जुगाड़ लगाया जा रहा है, वास्तव में कोई इसका सही रीज़न नहीं है। जुगाड़ लगाया जा रहा है कि भाई आपने छोटा छोटा टुकड़ा किया है तो R और R1 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कहे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि Fp और Fp1 में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि Fp और Fp1 में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो आप सभी लोग ये सोचेंगे ऐसा बता के वो बताना क्या चाहता है। तो आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, दुनिया में जब कभी भी एक से अधिक चीज़ें होती हैं तो हम वहाँ पे एवरेज पे भरोसा करते हैं। किस पे भरोसा करते हैं, एवरेज पे। यहाँ पर भी देखिए एक से अधिक क्वांटिटी के फोर्स हैं, तो हम यहाँ किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में देखेंगे तो एक से अधिक फोर्स है, तो हम एवरेज फोर्स के बारे में बात करेंगे। मेरा जो वो एवरेज फोर्स होगा वही नेट फोर्स होगा, वही एक कांस्टेंट फोर्स होगा, मैं उसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए समझ, अब इसका मतलब क्या है, ये फंडा आपको समझ में आया। आप बोलेंगे R और R1 एक दूसरे के लगभग बराबर हैं, इसीलिए Fp और Fp1 भी लगभग एक दूसरे के बराबर होंगे। इस सिचुएशन में हम इन दोनों के बीच का जो नेट फोर्स आपको मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये बताया गया है
मीन ऑफ जीपी के बराबर होगा। जो लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो जीपी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए मीन ऑफ जीपी के बराबर होगा। अब मीन ऑफ जीपी कैसे होता है, मीन क्या होता है, जैसे मैं आपसे छोटी सी बात करूँ तो मीन का मतलब ये होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखो पहला फोर्स कौन सा है, एफ है, अगर लास्ट वाला फोर्स कौन सा है, F_P1 है, यही है, तो मीन क्या होगा, इन्हीं के बीच में होगा, और वो मैं लिख देता हूं FP_P1। क्या लिख देता हूं, FP_P1। हमारे पास कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। अब मीन का मतलब क्या है, FP_P1 से मैं शो कर रहा हूं। अब मीन क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, तो आपको जीपी का रूल पता है ना। जीपी के रूल में क्या होता है, रेशियो सेम होना चाहिए। FP_P1 इज डिवाइडेड बाई FP इज इक्वल FP1 इज डिवाइडेड बाई FP_P1। ये है आपका अकॉर्डिंग टू जीपी। अगर हम जीपी की बात करें तो ऐसा आप बोल सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, FP_P1 का स्क्वायर, यहाँ FP मल्टीप्लाई FP1, ये FP_P1 इज इक्वल रूट में आ जाएगा FP मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, FP1। अरे भाई आप सभी लोगों को याद हो तो B इज इक्वल रूट में AB होता है, ये GP का मीन होता है, उसी को मैं दूसरे वर्ड में कर दिया हूँ, ठीक है। अब आप बताओ, ये जो आपके पास फोर्स है, यही फोर्स कौन सा है, नेट फोर्स है, यही फोर्स एवरेज फोर्स है। इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे FP पता है क्या है, 1/4πε0 के चार्ज बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4πε0 के चार्ज बाई R1 का स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं 1/4πε0 के कितनी बार है, 2 बार है, वो भी मल्टीप्लाई में। Q0 भी क्या है, 2 बार है, तो कहीं ना कहीं ये रूट हट जाएगा और आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही फाइनली मिलेगा, 1/4πε0 के Q0 R1। ये आपके पास मिला FP_P1। बात समझ में? तो आप बताइए किन्हीं भी 2 पार्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स था FP_P1 आपका इतना आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए FP1P2 क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे रख दीजिए 1/4πε0, चार्ज वही है, कोई दूसरा तो मैं चार्ज लाया नहीं हूं नया। P के लिए डिस्टेंस था R, P1 के लिए था R1, वैसे ही P1 के लिए डिस्टेंस हो जाएगा R1, P2 के लिए क्या हो जाएगा R2। समझ आ रहा है? ऐसे ही आप किसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, देखना FP2P3 के लिए कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0 के चार्ज इज डिवाइडेड बाई R2 और क्या हो जाएगा R3। मेरे कहने का मतलब है एक छोटे से टुकड़े में आप फोर्स कैलकुलेट कर लो, बाकियों में आप बनाते जा सकते हैं, आपको सभी को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, लेंदी फालतू हो जाएगा, ठीक है। आप फोर्स कैलकुलेट कर लिए, डिस्प्लेसमेंट वैसे ही पता चल गया, तो जब मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या हो जाएगा, वर्क मिल जाएगा ना। तो फाइनली हम उस पर आ रहे हैं जिससे मेरा काम होने वाला है, वर्क इन P2P1, P से P1 तक के बीच में वर्क क्या होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्क P_P1 लिख दीजिए, बराबर होगा फोर्स P_P1 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, R1 माइनस R है, इस बात को आप याद रखेंगे। P से P1 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या, R1 माइनस क्या है R। अब एक काम करो, पूरी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे बताइए 1/4πε0 के चार्ज बाई R1 मल्टीप्लाई करना है R1 माइनस किससे, R से। अब आप एक काम करिएगा, इस पूरी वैल्यू को बाहर रखिए, लेकिन R1 को इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा देखना, P_P1 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर Q0 बाई 4πε0 के बाहर है, ये आपके पास मिलेगा। जब R1 से डिवाइड करेंगे और उस फ्रैक्शन को तोड़ देंगे, जैसे अगर मैं आपसे कह दिया डिवाइड, चलिए ठीक है एक स्टेप बढ़ जाएगा, R1 ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको तोड़ दीजिए, Q0 बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तोड़ने का मतलब क्या है, R1 बाई R1 कर दीजिए, R1 बाई R1 माइनस R बाई R1। तो जरा देखो यहाँ R से R कट गया, यहाँ R1 से R1 कट गया, जो बचा वो दो, तो वो जो बचेगा वो बचेगा वर्क P से P1 तक Q नॉट बाई क्या हो जाएगा देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 बाई R माइनस 1 बाई R1, ऐसा मिला। ये दो पॉइंट के बीच में मैं इन्हीं को देख के P1 और P2 में भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 बाई कितना R1, 1 बाई कितना R2। ऐसे ही हम सभी लोग P2 से P इनफाइनाइट तक भी कर सकते हैं। Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये R2 माइनस ये आप बोल सकते हैं इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आया? तो अब आप बताइए, क्या मैं हर एक छोटे से छोटे टुकड़ों में वर्क कैलकुलेट कर ले रहा हूँ? जब आप इसको कर ले रहे हैं तो आप फाइनली क्या करते हैं, सभी वर्क को जोड़ दीजिए। तो हमारे पास जो आपके पास मिलेगा नेट वर्क जो होगा वो आपका सम ऑफ पार्शियल वर्क, ऐसे आप बोल सकते हैं। सभी वर्क के जो छोटे छोटे पार्ट में आपने वर्क किया है उनको ऐड करने के बाद मिल जाएगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, अगर आप इन सबको जोड़ने लगेंगे, कॉमन लेंगे, आप पहले से देखिए जो चीज़ कॉमन है उसे कॉमन रहने दीजिए। पहले से कॉमन क्या है, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये देखो सब में है। क्या चीज़ नहीं सब में है, देखो सबसे पहले वाले में था 1 बाई R माइनस 1 बाई R1, यहाँ जोड़ रहे हैं तो साइन में कोई चेंजिंग होना नहीं है। 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ये दूसरे वाले में था, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R3 तीसरे में हो सकता था। आप ऐसे बोल सकते थे इनफाइनाइट के फॉर्म में R3 माइनस 1 बाई क्या कह सकते थे, इनफाइनाइट। मैंने यहाँ एक छोटा सा स्टेप और बढ़ा दिया था, छोटा सा पार्ट और बढ़ा दिया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो ये बीच में जितने रहेंगे ना सब कैंसिल हो जाएंगे। आप चाहे जितना पार्ट बना लीजिए या हजारों पार्ट बना लीजिए, केवल लाइन बढ़ेगी, मतलब नहीं बदलेगा। मतलब यही रहेगा, बीच के जितने डिस्टेंस रहेंगे सब कट जाएगा, केवल शुरू का और अंत का बचेगा। तो शुरू का देखो कितना है, Q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, शुरू का है 1 बाई R माइनस क्या हो जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला मिला हमको किसके लिए, वर्क के लिए। मतलब इस चार्ज को P पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा ये आपके पास ये मिला। अच्छा आपको याद है हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी थी, वर्क एनर्जी थ्योरी, जहाँ कहा जाता था जो वर्क होता है वो बराबर होता है चेंज ऑफ एनर्जी के, चेंज ऑफ एनर्जी के। अगर मैं आपसे पूछूं P पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ा, बिल्कुल सही है। जब आप वर्क कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लॉस हो रही होगी, बिल्कुल सही। और अगर आपकी एनर्जी लॉस हो रही है तो आप समझिएगा आप वर्क पॉजिटिव कर रहे हैं, इस बात को भी याद रखिए। और जो वो एनर्जी लॉस होगी वो एनर्जी आपका किसके बराबर होगी, वर्क के, या जो एनर्जी में चेंजिंग हो रही है वो किसके बराबर होगा, वर्क के। यही वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, क्लास 11th हमें सिखाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वर्क आपका किसके बराबर हो गया, एनर्जी के। और इस एनर्जी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से ही रिलेटेड एनर्जी है, इसे भी आप याद रखेंगे। अच्छा आप बताइए 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी ना। और जब 0 होगी तो वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट और बाई क्या हो जाएगा R। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपका किसके लिए हो जाएगा, वर्क के लिए हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जो फॉर्मूला कैलकुलेट करा है वो किसके लिए किया है, वर्क के लिए किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरुआत किसके लिए किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। आप वर्क कैलकुलेट कर लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आप जिस चार्ज को ले जा रहे हैं ना उसी चार्ज को इससे डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड कर देंगे तो ज़रा बताइए वर्क बाई चार्ज
इज इक्वल क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर बचा कि नहीं बचा। और अगर आप थोड़ा सा याद करो तो वर्क बाई चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल। और मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है कि मुझे कौन सा फार्मूला डिराइव करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर करना है। मैं आशा करता हूँ आपको ये पहला मेथड समझ में आया होगा। मैं एक दूसरा जो मेथड है जिसे इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, मैं उस चीज़ को समझाने चल रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ वो मेथड बेहद आसान है, चुटकियों में आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए उस मेथड में हम सभी लोगों को छोटे छोटे टुकड़ों को बांटने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम सभी लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड से डायरेक्ट करते हैं और यहाँ डायरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत कम समय में अच्छी तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो मैं उस मेथड्स के बारे में भी आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आप सभी लोग सभी चीज़ें जानते रहिएगा। वो एक छोटा सा मेथड है, चलिए ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी तो मिटाएंगे। सेकंड जो मेथड आपके पास है वो मेथड है इंटीग्रेशन मेथड। मैंने पहले ही बता दिया सेकंड मेथड को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। यहाँ आपने वर्क का फॉर्मूला यूज किया है। हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क का फॉर्मूला होता है जो इंटीग्रेशन फॉर्म में होता है, अगर आपको याद हो, dw इज इक्वल एफ और डिस्प्लेसमेंट। समझ आया आपको? मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। आप देखो स्टार्टिंग में चार्ज जब यहाँ रखा गया था, रेस्ट में था, और मैं मान के चलूँ उसे कहीं नहीं ले जा रहा था, तो जब मैं ले नहीं जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं ले जा रहा था, तो कोई वर्क नहीं हो रहा था। इसका मतलब वहाँ पे वर्क क्या था, जीरो। और हम इसको यहाँ तक इनफाइनाइट तक ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क हो रहा है, W। इसलिए वर्क के लिए जो लिमिट बनेगी वो जीरो से कहाँ बनेगी, W। अगर आप देखो तो फोर्स को तो हमने क्या मान लिया, सेम मान लिया, लेकिन यहाँ पे हम जो चेंजिंग कर रहे हैं वो किसकी में चेंजिंग कर रहे हैं, डिस्टेंस में कर रहे हैं। तो डिस्टेंस में देखिए स्टार्टिंग में r है और फाइनल वाली क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब हम r से कहाँ ले जा रहे हैं, इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ छोटे छोटे पार्ट जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है सम ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट्स, ठीक है, यही मतलब होता है इंटीग्रेट करना, एक कर देना। अगर आप इनको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे, मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये दैट इज इक्वल टू वर्क। अब अगर आप देखो जो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, अगर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज पहला, दूसरा और बाई आर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, dr। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ सब कांस्टेंट है, चार्ज बदल नहीं रहा है, के मीडियम नहीं बदल रहा है। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले लीजिए। अब बाहर ले लेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और ये बचा हुआ जो आपके पास है r से लेके इनफाइनाइट तक 1/r² dr। अब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, अगर हम इस r² को लिखना चाहें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r⁻² लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग देखो हम सभी लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला बनाया गया है मैथ के अकॉर्डिंग, ये आप सभी लोग ऐसे करेंगे, r⁻² + 1 -2 + 1, और यहाँ पर r से लेके कहाँ तक बताइए, इनफाइनाइट तक। अगर देखो तो ये -1 आएगा और यहाँ भी -1 आएगा। r⁻−1 का मतलब 1/r हो गया, और नीचे माइनस को बाहर कर दीजिए, तो वर्क इज इक्वल हो जाएगा माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/r, और इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक हो जाए, r से लेके कहाँ होगा, इनफाइनाइट तक। अब r की वैल्यू एक बार इनफाइनाइट रखो, एक बार r रखो, तो फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, माइनस बाहर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के चार्ज, यहाँ पर देखो 1/∞ माइनस 1/ क्या हो जाएगा, r। 1/∞ की वैल्यू क्या होगी, 0। जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तो -1/r बचेगा, उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो वर्क का फॉर्मूला आप देखिए, घबरा रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस में वर्क आ रहा है, कभी नहीं आएगा, इस बात को भी याद रखेंगे।
वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मुझे यहाँ वर्क करना पड़ रहा है। यही फार्मूला मिला है, अगर आप इस मेथड से देखे होंगे तो यही मिला था। तो यही आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। अब आपको कुछ करना नहीं है, इसी चार्ज को यहाँ लाना है, ये आपके पास मिलेगा। तो आपके पास फाइनली ये जो फार्मूला मिला है यही फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का। ठीक है, तो आज आप सभी लोगों को मैंने डेरिवेशन के बारे में बताया है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डेरिवेट करते हैं, 2 मेथड बताया है। हाँ, साथ में अगर आप देखो तो एक बेनिफिट हो गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन हमने कर लिया है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे मैं वर्क कर रहा था इसलिए आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, और मैं भी वर्क कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी तरफ से भी आंसर पॉजिटिव ही रहे। आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ